हेलो एवरीवन, मैं दिनेश राजपुरोहित आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स का नया सेशन। इस सेशन में हम जो आजकल की नई इंटरनेशनल अफेयर्स की सीरीज़ है वो हम चलाएंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको बैकग्राउंड, प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे और ये थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में एडवांसमेंट होती है या फिर स्ट्रेटेजिकली भी जो मूव होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो भी किस तरीके से एडवांस होते हैं। एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। रशिया ने विड्रॉ कर लिया है अभी खरसोन एरिया से। खरसोन जो एरिया है वो यूक्रेन में पड़ता है। अभी प्रेजेंट यूक्रेन का जो एरिया है खरसोन, वहां से रशिया ने ट्रूप्स का विड्रॉल कर लिया है। इस बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। लेट अस स्टार्ट दी डिस्कशन। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो खरसोन है वो क्यों, उसका जो लोकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है। क्या ये ज्योग्राफिकली इतना इंपॉर्टेंट है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक इसका भी इंपॉर्टेंस है। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। और रशिया ने इस पर कंट्रोल कैसे किया और अब रशिया क्या करना चाह रहा है, आगे कैसे बढ़ना चाह रहा है और क्या रीज़न रहे कि रशिया ने यहाँ से रिट्रीट कर लिया, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। यूक्रेन जैसा छोटा देश अब रशिया के आगे, रशिया का जो एडवांसमेंट था, एग्रेसिव एडवांसमेंट, उसके आगे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे यूक्रेन का जो पल रहा है वो भारी नज़र आ रहा है। यूक्रेन का पासा पलटते हुए नज़र दिखाई दे रहा है। और जो विड्रॉल है वो टैक्टिकल मूव है या एक स्ट्रैटेजिकल मूव है, इस तरीके का एनालिसिस हम करेंगे कि क्या हो, रशिया ने ये डिसीजन सोच समझ के लिया है या फिर एक रशिया के पास एक ह्यूमिलिएशन की तरह रशिया को ये झेलना पड़ेगा या फिर रशिया को लॉन्ग टर्म में इससे फायदा होगा। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। 4 कंटेंट्स में हम अपना आज का लेक्चर रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खरसोन कहाँ है और इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों खरसोन के विड्रॉल को लेके इतनी ज़्यादा गहमा गहमी है, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स है वो इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। दूसरा हम ये चीज़ देखेंगे कि खरसोन रशिया के कंट्रोल में कब आया, किस तरीके से रशिया ने इस पर कंट्रोल किया। और तीसरा हम देखेंगे जो विड्रॉवल है, क्या ये विड्रॉवल फाइनल है रशिया की तरफ से या फिर एक टैक्टिकल मूव है, एक दिखावटी कदम है रशिया की तरफ से, या रशिया कुछ और सोच रहा है, यहाँ से ट्रूप्स विड्रॉ करके कहीं और रशिया की नज़र है, ये भी हम देखेंगे। फोर्थ एस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि रशिया जो मॉस्को ने अनाउंसमेंट किया है वो क्यों किया है और इसके पीछे इनकी क्या मंशा है। तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रीफ ले लेते हैं कि स्टोरी अब तक क्या हुई है। स्टोरी ये हुई है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हमें पता है कि काफ़ी टाइम से एडवांसमेंट में है, काफ़ी टाइम से कंटिन्यू है और आए दिन नई नई एडवांसमेंट या रिट्रीवल इसमें होते रहते हैं। तो यूक्रेन के डिफेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम की इंटेलिजेंस यूनिट्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है खरसोन एरिया से। बट ये साथ में प्रिडिक्ट किया है कि ये एक डिल्यूजन भी हो सकता है, एक वहम भी हो सकता है, रशिया के द्वारा किया गया एक इल्यूजन भी हो सकता है। रशिया दिखा कुछ और रहा है, करना कुछ और चाह रहा है। ये इंटेलिजेंस यूनिट्स ने एक चेतावनी भी साथ में दी है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और यू लीडर्स ने भी इसको डिफ़िकल्ट पोजीशन फॉर रशिया कहा है और रशिया के लिए एक काफ़ी टेंस वाली सिचुएशन बताया गया है कि रशिया का जो विड्रॉल है ये एनालिसिस के बाद ही हम इस पर किसी कंक्लूजन पहुंच सकते हैं। और फाइनली तो रशिया या फिर मॉस्को ही बता सकता है कि फाइनल इनका क्या एम रहेगा या फाइनल इनकी सोच क्या है, किस सोच से ये ट्रूप्स का विड्रॉल कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है कि खरसोन कहाँ पे और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा यूक्रेन का मैप है और यूक्रेन के मैप में ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा एरिया खरसोन का रीजन है। और यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट दिखा रहा है ये है खरसोन सिटी। और यहाँ पे जो ये रिवर है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिवर है, ये वाली रिवर, इस रिवर को कहते हैं नीपर रिवर या फिर निप्रो रिवर। तो ये निप्रो रिवर देखिए जिस डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो होती है उसी से हम इसका लेफ्ट और राइट बैंक पता करते हैं। तो ये राइट बैंक है इस निप्रो रिवर का और ये लेफ्ट बैंक है। तो रशियन ट्रूप्स ने अभी डिसाइड किया है कि हम इस रिवर के लेफ्ट बैंक की तरफ अभी विड्रॉल करेंगे। अभी ये जो खारसोन का सिटी है जो राइट बैंक पे पड़ रहा है, वहाँ पे रशिया का कंट्रोल था और फाइनली अब स्ट्रेटेजिक मूव लेते हुए रशिया ने यहाँ से ट्रूप्स का विड्रॉल किया है। तो ये खरसोन का रीजन है। और यहाँ पे ये खरसोन का रीजन अपने आप पे इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये क्रीमिया का जो रीजन है यहाँ से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है ये, और ओडेसा और माइकोलोव जैसे पोर्ट सिटीज़ को भी
ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो स्ट्रेटेजिकली तो नो डाउट खरसोन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और खरसोन रीजन पे अगर हमारा कंट्रोल है तो इससे हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ एडवांसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल सिटी कीव की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और हम एक एडवांसमेंट के साथ बैकअप प्लान भी अच्छा रख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन खरसोन की हमारे पास साफ साफ हमें इस मैप्स के थ्रू नज़र आती है। तो वेयर इज़ खरसोन एंड वाई इज़ इम्पोर्टेंट की कड़ी में 2-3 और हमारे पास जो फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। खरसोन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लैक सी से और ओडेसा पोर्ट से और दूसरे रीजन से, क्रीमिया रीजन से इसकी सीमा लगती है। इसके साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट निप्रो रिवर है, ये निप्रो रिवर के नॉर्थ वेस्ट रीजन में सिचुएटेड है और मेन जो प्रोविंसेस है जैसे क्रीमिया है, ब्लैक सी है, यहाँ से इसकी सीमा लगती है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो इसकी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा है। और मॉस्को ने कैप्चर किया था क्रीमिया को 2014 में और खरसोन रीजन को इसी साल जो ये वॉर चल रहा है इसी की कंटिन्यूएशन में मार्च 2022 को खरसोन रीजन को भी मॉस्को ने कंट्रोल में लाया था या फिर इस पर एडवांसमेंट किया था। और इससे रशिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी कि ये यूक्रेन को अपने क्रीमिया रीजन के साथ साथ अपनी जो मिलिट्री है वो यूक्रेन में एडवांस कर सके, आगे बढ़ सके। ये एडवांसमेंट करने के बाद खरसोन रीजन पे कब्जा करने के बाद रशिया एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट पे आ गया था कि अब अपनी जो मिलिट्री है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में इजीली स्मूथली मूव कर सकती है। इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर ये ओडेसा और ब्लैक सी जैसे पोर्ट जो है उनको ये एक्सेस प्रोवाइड करवाता है तो इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये सर्व करता है मेन रूट टू सिक्योर दी साउदर्न यूक्रेन। अगर खरसोन का रीजन जिस भी कंट्री के कब्जे में है तो साउदर्न यूक्रेन का पूरा रीजन कहा जाएगा कि उस कंट्री के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि न सिर्फ पोर्ट्स वाला रीजन इसको बॉर्डर करता है, इसके साथ ही क्रीमिया वाला रीजन है वो भी इसको बॉर्डर करता है। तो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है खरसोन का। इसीलिए इसका जो विड्रोवल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। फिर यूक्रेन जो है रिगेनिंग खरसोन इज सिग्निफिकेंट टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन इन जो हमारे आसपास के रीजन है कालनचेक और चैप्लिंस्का बोलते हैं इसको, चैप्लिंस्का डिस्ट्रिक्ट्स में आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स है यूक्रेन के, अगर यूक्रेन रिगेन कर लेता है खरसोन को तो आसपास की पॉपुलेशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना बहुत इजी रहेगा यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन अपना एक सपना संजो सकता है कि हम आगे आने वाले समय में क्रीमिया को भी रिकैप्चर कर सकते हैं। क्रीमिया जो रीजन हमारा 2014 में चला गया था उसको भी हम आगे एडवांस कर सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस यूक्रेन के पास आ सकता है अगर खरसोन रीजन यूक्रेन के पास रिगेन कर लेता है। खरसोन रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो काफ़ी अच्छा है और मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूक्रेन का खरसोन से जाता है। और इरिगेशन चैनल्स जो है, इरिगेशन चैनल्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इरिगेशन यहाँ पे की जा रही है और एडवांसमेंट जो चैनल्स है इरिगेशन का वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है। और यहाँ का इरिगेशन चैनल वर्ल्ड वाइड फेमस है किस तरीके से इरिगेशनल जो ब्रांचेस है वो खरसोन में तमाम तरीके से पूरे खरसोन रीजन को कवर करते हुए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये कुछ खरसोन रीजन के इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, इसीलिए खरसोन रीजन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड खरसोन रीजन कम अंडर दी रशियाज कंट्रोल, किस तरीके से रशिया ने इस पर कंट्रोल किया और कैसे इस पर एडवांसमेंट किया। मार्च 2022 में जब इस जो ये यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है इसी कंटिन्यूएशन में मार्च 2022 में खरसोन रीजन को कैप्चर कर लिया गया रशिया के द्वारा। इंटेंस फाइटिंग के एडवांसमेंट में इंटेंस फाइटिंग हुई, यहाँ पे काफ़ी टाइम ये न्यूज़ में भी रहा और फाइनली रशिया ने इस पर अपना कैप्चर कर लिया। बैटल ऑफ खरसोन यहाँ पे लड़ी गई थी इसको कैप्चर करने के लिए और इसने प्रूव कर दिया कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कैप्चर करने के लिए ऑक्यूपाइंग द साउदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन के साउदर्न पार्ट को कैप्चर करने के लिए सबसे पहला जो अपना हमला बोला या सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट सबसे पहले कैप्चर करने की मंशा जताई वो खारकोव ही था। फिर उसके बाद ये जो कीव और खारकीव वाले इलाके हैं यहाँ पे भी अगर आपको एडवांसमेंट करना है, यहाँ पे भी आपको अपना कॉमन होल्ड या फिर मेजर होल्ड रखना है तो सबसे पहले आपका साउदर्न एरिया जो है
वो मजबूत होना चाहिए। तो रशिया ने कहीं ना कहीं इस फैक्ट को अपने दिमाग में रखते हुए सबसे पहले खारजोन पे कब्जा किया। रशिया होल्ड ओवर खारजोन सिंस मार्च 2022 इनेबल्ड मॉस्को टू कैप्चर द की पोर्ट सिटीज। जो की पोर्ट सिटीज है, जैसे मैंने आपको बताया, ओडिशा है, मैरीपोल है, इनको भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए कैपेबिलिटी जो आई रशिया के पास, उसका एकमात्र रीजन ये था कि खरसोन रीजन जो है वो रशिया के कंट्रोल में था। खरसोन रीजन कंट्रोल होने के कारण ये जो दोनों पोर्ट्स, मेजर पोर्ट सिटीज़ है, वो रशिया के कंट्रोल में रही। इसके कारण यहाँ का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया का भी कंट्रोल रहा। उसके बाद खरसोन के जो इरिगेशन चैनल्स है, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे और डेवलप्ड इरिगेशन चैनल्स है, तो इनको यूज़ करके डिफेंस पोजीशंस ली गई रशिया के द्वारा, और जो यूक्रेन के द्वारा काउंटर अटैक किए जा रहे थे, उन काउंटर अटैक को, जो कैनाल्स है, उनको स्ट्रेटेजिकली यूज करके रशिया ने कहीं ना कहीं अपना एक विन विन सिचुएशन बनाते हुए, यूक्रेन को धकेलते हुए वहां पे अपना कब्जा जमाया मार्च 2022 में। रशिया ऑल्सो हैड पोजिशन्ड इट्स सोल्जर्स इन खरसोन एंड स्टॉकपाइल द एम्यूनिशन। रशिया जैसे ही खरसोन रीजन पे अपना अटैक करता है और खरसोन रीजन को ऑक्यूपाई करता है, तो वहाँ पे अपने सोल्जर्स और एम्यूनिशंस का जो है स्टॉक पाइल करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इनकी, मैं कहूँ तो, एक इंपोर्ट करना शुरू कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैनिक खरसोन रीजन में हो, ज़्यादा से ज़्यादा असला हो, टैंक हो, सोफिस्टिकेटेड आर्मी वेपन्स हो। क्योंकि जो नाइपर रिवर है, देखिए जो नाइपर रिवर है, उसको क्रॉस करते ही ये खरसोन का जो स्ट्रेटेजिकल सिटी है वो यहाँ पे है। तो जैसे ही आप रिवर को क्रॉस करना एक मिलिट्री एडवांसमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्रेटेजिकली इसको जीत लिया है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक पाइल कर सकते हो। फिर आगे वाले जो कीव और खार्किव वाले इलाकों में आपको अगर एडवांसमेंट करना है, तो आपके लिए ये एज ए मिलिट्री बेस काम करेगा। तो ये रशिया ने सबसे पहले ही सोच लिया था, इसीलिए इस एरिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। अगला एस्पेक्ट हम ये करेंगे कि जो मॉस्को का ये अनाउंसमेंट है, ये क्यों हुआ है, वाई हैज़ द मॉस्को अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम खरसोन। ऐसा क्या हो गया कि मॉस्को को हाथाजोड़ी करनी पड़ेगी, या मॉस्को को ऐसा लगा कि अब हमें वापस लौटना चाहिए, या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा कि हम खरसोन पे ज़्यादा दिन रुके। इसके पीछे हम रीज़न को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि सच में रशिया का ह्यूमिलिएशन हो, या हो सकता है कि रशिया ने स्ट्रैटेजिकली कोई और कहीं और पे अपनी नज़र रख रखी हो, और यहाँ से धीरे धीरे वो ट्रूप्स विड्रॉ कर रहा है। तीन रीजन जो है इस मूव के पीछे बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन तो ये बताया जा रहा है कि मोबिलाइजेशन फेल्योर हुआ है। मोबिलाइजेशन फेल्योर कैसा हुआ कि इतनी ज़्यादा मात्रा में ट्रूप्स और जो एम्यूनिशन है, इसके साथ ही एम्यूनिशन में जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार है, मिसाइल सिस्टम है, टैंक है, इस तरीके से जीप्स है, एडवांस सिस्टम्स है, उनको मोबिलाइज इतनी अच्छी तरीके से खारसोन सिटी में रशियन मिलिट्री नहीं कर पाई। इस मोबिलाइजेशन फेल्योर के कारण जो रशिया सोच रही है कि अब खरसोन के हम जो नाइपर रिवर है उसके साउदर्न पार्ट में आके, उसके ईस्टर्न पार्ट्स में आके एक बार रुके रहें, या फिर सर्दियों का जो टाइम है वो चला जाए तो उसके बाद हम एडवांसमेंट करेंगे, क्योंकि सर्दियों के टाइम में हाई मोबिलाइजेशन करना भी मिलिट्री के लिए एक फिजिबल मूवमेंट नहीं रहता है। When Russia was advancing rapidly in capturing the southern and northern cities of Ukraine, its military personnel and weapon system started to run thin. क्योंकि जब मैंने आपको बताया, एक बार आप खारसोन सिटी पे कब्जा कर लेते हो, फिर नॉर्दर्न पार्ट में एडवांस करना आपके लिए अच्छा रहता है। लेकिन जब नॉर्दर्न पार्ट में हमला करने निकले तो रशियन मिलिट्री को लगा कि हमारे पास जो एम्यूनिशन और जो आर्मी के पर्सनल हमने यहाँ पे एज ए स्टॉक पाइल इकट्ठा किए थे, वो कहीं ना कहीं उसकी हमारे पास कमी पड़ रही है। मोबिलाइजेशन का जो जितना पोटेंशियल हमने समझा था, उतना पोटेंशियल हम इसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। इसीलिए रशियन गवर्नमेंट ने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये कहा कि हम पार्शियल मोबिलाइजेशन करेंगे, धीरे धीरे करके हम इनको आगे भेजेंगे और एडवांसमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न रहा वो ये रहा कि जो मोबिलाइजेशन है उसका फेल्योर रहा रशियन आर्मी के एंड पे। सेकेंड रीज़न ये रहा कि जो रशिया है वो इनेबल रहा खरसोन को गवर्न करने के लिए। खरसोन को मार्च 2022 में जरूर इन्होंने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जीत लिया, पर वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ की गवर्नेंस चलाने में रशियन आर्मी फेल कर गई है। रशियन आर्मी ने वहाँ 3 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम जरूर स्थापित किया था, लेकिन
ये 3 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम, मार्शल लॉ भी लगाया गया। इसके बाद भी वहाँ के एरिया को गवर्न करना रशियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका एक यूक्रेन को लेके बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है, और एक रेजिस्टेंस और कंटिन्यूसली यूक्रेनियन पॉपुलेशन के द्वारा मिल रहा है रशियंस को, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि रशिया की मिलिट्री जितनी पावरफुल है उतनी यूक्रेन की पॉपुलेशन पावरफुल है। रशिया की मिलिट्री इस वॉर को लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन की पॉपुलेशन इस वॉर को फाइट कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहें तो अगर किसी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन उतर जाए किसी वॉर में, तो उस कंट्री को हराना ना संभव है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। ऐसा ही यूक्रेन के केस में हमें देखने को मिल रहा है। तो सेकंड रीज़न ये रहा कि खरसोन रीजन को जीतने के बाद भी उस एरिया को गवर्न करना काफ़ी मुश्किल हो गया। थर्ड रीज़न एक ये भी रहा कि धीरे धीरे यूक्रेन का जो काउंटर डिफेंसिव सिस्टम था वो भी मजबूत होता गया, और काउंटर ऑफेंस को झेलना रशिया के लिए भारी पड़ता गया। देखिए, एक आपने उस एरिया को जीत लिया, उस एरिया को जीतने के बाद आप मोबिलाइजेशन उतना नहीं कर पा रहे हैं, गवर्न भी उतना नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा आपको काउंटर अटैक और झेलना पड़ रहा है। तो ये आपको ये कहेंगे कंगाली में आटा गिला वाली बात हो गई। वहाँ पे आगे सिचुएशन खराब थी, और फिर यूक्रेन का पक्ष जो है वहाँ पे और मजबूत होता गया। अगस्त तक यूक्रेन को वेस्ट की तरफ से काफ़ी शॉर्ट रेंज और लो ग्रेड वेपन्स जो है वो सप्लाई कर दिए गए थे। तो यूक्रेन की स्थिति भी यहाँ पे मिलिटरीली फॉर्म में काफ़ी अच्छी एस्टेब्लिश हो गई। तो ये भी एक फैक्टर रहा कि रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ से विड्रॉल करने का निर्णय लिया। तो ये 3 मेजर रीज़न रहे जिसमें रशियन गवर्नमेंट ने अपना विड्रॉल करने का जो निर्णय है वो स्टेबल रखा या निर्णय लिया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जो वेस्ट है उसकी तरफ जो हॉविट्जर्स है, हिमारस, ये देखिए इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, बैटल टैंक्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, इस तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा यूक्रेन को सप्लाई कर दी गई थी। लगभग जुलाई अगस्त के महीने में ये सप्लाई जो है ये सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, और यूक्रेन भी मिलिट्री फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को काउंटर करने के लिए रशिया ने ये मन बनाया कि अभी हम जो नाइपर रिवर है उसके साउदर्न ईस्टर्न पार्ट पे भी हम रह के यहाँ से हम अपना काउंटर करेंगे, और जैसे ही सर्दियाँ हमारी जाएगी और मोबिलाइजेशन थोड़ा इजी होगा उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि इस एरिया को कैप्चर करने के चक्कर में हमारा जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और क्रीमिया का रीजन जो हमारे काफ़ी लंबे टाइम से हमारे पास है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई खतरा आ जाए। तो यूएस का जो एड है वो काफ़ी असरदार साबित हुआ यूक्रेन के लिए। इसके बाद ये जो मूव था इसने यूक्रेन को काफ़ी हेल्प किया। जो रशियन ऑक्यूपाइड डिस्ट्रिक्ट से खार्सन के पास, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो, चाहे वो ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन में हो, या फिर साउथ यूक्रेन के रीजन में हो, या फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है खार्सन का, चारों तरफ के जो रीजन है खार्सन के उनको री ऑक्यूपाई करने में यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अचीव की, क्योंकि वेस्ट के द्वारा बहुत ही एडवांस सिस्टम सप्लाई किए गए थे रिसेंट पास्ट में। ऑन दी अदर हैंड रशिया ने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए कि यहाँ पे जो ऑगमेंटेशन है मिलिट्री हार्डवेयर का बैटल ग्राउंड पे रशिया इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया मोबिलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना रशियन गवर्नमेंट ने स्पेकुलेशन किया था कि हम इतना ज़्यादा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट का रिसेंट पास्ट में डाउनफॉल देखने को मिला। साइमल्टेनियसली जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उसने एडवांसमेंट अचीव किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो ये विड्रॉल है क्या ये फाइनल है या फिर ये एक टैक्टिकल मूव है या फिर एक स्ट्रैटेजी है रशिया की। रशिया इसके पीछे कुछ और करना चाह रहा है, दिखा कुछ और है, करना कुछ और चाह रहा है, इस तरीके की कोई स्पेकुलेशन है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने ये ऐसा पहली बार नहीं किया, रशिया पहले भी ऐसा कर चुका है। तो इसको एज ए विन विन सिचुएशन यूक्रेन के द्वारा लिया जाना कोई अच्छा कदम नहीं है या कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये भी चीज़ हम देख लेंगे। रशिया का नया मोबिलाइजेशन है वो फेल कर चुका है।
यूक्रेनियन जो फोर्सेस है उनको एडवांस करने के लिए, ये मैं आपने डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेल में। द चैलेंजेस टू रीमोबिलाइज इज डिफेंस सिस्टम्स एंड द शॉर्टेज ऑफ वेपन्स मस्ट हैव प्लेड ए रोल इन रशियाज विड्रॉन। ये दोनों तीनों जो रीजंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से रशिया का मोबिलाइजेशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा और यूक्रेनियन फोर्सेस के पास वेस्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वेपन ऐड दी गई। साइमल्टेनियसली जो ग्राउंड लेवल पे एम्यूलेशन रशिया का था वो इतना ज़्यादा स्टॉक पाइल नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं वो कहीं उसका शॉर्टेज रहा, उसकी जो डिमांड है वो थिन रही। ये 2-3 रीज़न रहे यहाँ से विड्रॉ करने के लिए। विद यूक्रेनियन गवर्नमेंट या यूक्रेनियन आर्मी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही थी, इसकी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ रही थी। क्योंकि वेस्ट के द्वारा इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। अपग्रेडिंग फ्रॉम द लैंड बेस्ड टू एयर बेस्ड टू द हैवी बैटल टैंक, रशिया इज फेसिंग ए चैलेंज टू होल्ड इज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन यूक्रेन। तो रशिया के पास तो 2-3 चैलेंज थे कि एक तो यूक्रेन का जो एरिया हमने नाइपर रिवर के जो साउदर्न ईस्ट वाला एरिया जो हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, सबसे पहले तो हमने इस ऑक्यूपेशन को मेंटेन करना है, इस ऑक्यूपेशन को मेंटेन करके रखना है। और दूसरा हमें एडवांसमेंट करना है। एडवांसमेंट के लिए हमें पर्सनल भी चाहिए प्लस एम्यूलेशन भी चाहिए, आर्मी भी चाहिए और हथियार भी चाहिए। तो आर्मी और हथियार रशिया के तो यहाँ पे इसकी शॉर्टेज धीरे धीरे शॉर्टेज इसकी फील की जा रही थी, परंतु इसके साथ वेस्ट का भी अल्टीमेट सपोर्ट मिलने के कारण यूक्रेनियन गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। तो ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे साथ हुई, इसके कारण ये जो है विड्रॉल है ये हुआ। ये बात हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, यही बात वापस से दोहराई गई है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जिसमें मॉस्को ने ऐसा कोई विड्रॉल किया है इनिशियल ऑनस्लाउट करने के बाद में। सबसे पहले जो यूक्रेनियन कैपिटल सिटी है कीव, वाजन इसी इनिशियल स्ट्रेटजी थी कि इस पे सबसे पहले अटैक किया जाए और इसको कैप्चर करके फिर पूरे रशिया को कवर किया जाए। फिर रशिया ने इस स्ट्रेटजी से मुंह मोड़ते हुए नई स्ट्रेटजी बनाई। रशिया ने शिफ्ट किया कि ये जो है कीव को कैप्चर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ईस्टर्न पार्ट जो है यूक्रेन का उसको हम कैप्चर करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी में जो शिफ्ट है ये रशिया के द्वारा कोई आज की चीज़ नहीं है। जिस तरीके से एडवांसमेंट करते हैं, एडवांसमेंट करने के बाद हमें पता लगता है कि हमारे हथियार कम पड़ रहे हैं या आर्मी पर्सनल्स हमारे जो है कम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और वेदर जो है अभी सर्दियों का मौसम आ गया तो इतना एडवांसमेंट नहीं हो पाता है। तो तमाम तरीके की चीज़ें देख के एडवांसमेंट किया जाता है और विड्रोवल जो है ये एक टैक्टिकल मूव भी हो सकता है। सिमिलरली रशिया ने विड्रोवल जो स्ट्रेटजी है वो खार्किव में भी पहले अपनी शो कर चुका है। खार्किव वाले इलाके से भी रशिया ने अपने ट्रूप्स पहले विड्रॉ किए थे और अभी रशिया चाह रहा है कि जो डोनेस्क और लुहांस्क वाला एरिया है जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, डोनेस्क और लुहांस्क वाला एरिया, उन पे अपना मेजर होल्ड बनाए रखे, उन पे कंसंट्रेट करके रखना चाहता है। हो सकता है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम गुजरेगा तो रशिया की स्ट्रेटजी में चेंज देखने को हमें मिले। खरसोन से जो विड्रोल है उसने एक्सपोज किया है कि रशिया का जो स्ट्रेटजी है साउदर्न यूक्रेन को ऑक्यूपाई करने के लिए उसमें अभी भी एक बड़ा गैप है। रशिया को ये क्लियर नहीं है कि फाइनली हमें किस डायरेक्शन में या फिर क्या मूवमेंट से हमें एडवांसमेंट करना है। अभी भी रशिया के दिमाग में स्ट्रेटजी चेंज या स्ट्रेटजी के मूवमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं वो चल रही है। तो इससे ये एक चीज़ तो साफ रिफ्लेक्ट होती है कि एक गैप है कि वो अपने स्ट्रेटजी अपना एडवांसमेंट कैसे करना चाहता है, क्लैरिटी उसके पास भी नहीं है। हालांकि ये भी अंडरलाइन करता है कि टू विड्रॉ अंडर सीरियस अटैक और रेजिस्टेंस बाय द यूक्रेनियन फोर्सेस एज इट हैपेंस इन कीव एंड खार्किव। दोनों ही चीज़ है कि एक तो रशिया के पास जो क्लैरिटी का अभाव है वो एक्सपोज हुआ है, इसके साथ ही यूक्रेन जो अपना आर्मी स्ट्रेंथन कर रहा है, अपनी आर्मी कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करना है, वो भी अब ग्राउंड लेवल पे रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो अब आने वाले जो दिन है, आने वाला जो टाइम है, उसमें हमें यह देखना है कि जो यूक्रेन है वो अपने लुहांस्क और डोनेस्क वाले रीजन्स है क्या उनमें भी एडवांसमेंट करता है, क्योंकि अब यूक्रेन के पास काफ़ी मोटिवेशन है। ये यूक्रेन का लुहांस्क और डोनेस्क वाला एरिया है, ये खार्किव वाला जो एरिया है, अगर यहाँ से ट्रूप्स विड्रॉ होते हैं तो यूक्रेन के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एडवांसमेंट आ जाता है। ब्लैक सी का भी
इनको एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे ओडिशा पोर्ट है और 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उनका भी एक्सेस मिल जाता है, तो इकोनॉमिकली भी मदद मिलेगी। तो क्या यूक्रेन इतना मोटिवेटेड फील करेगा कि अपने जो पुराने एरिया है लुहांस्क और डोनेट्स्क वाले, यहाँ पे इनको रिकैप्चर करने की कोशिश करे, या फिर रशिया विड्रॉ कर लेगा पूरे एरिया से जैसा कि इसने खरसोन में किया है, या फिर कुछ रशिया के और दिमाग में चल रहा है। देयर आर 2 बिग क्वेश्चंस फॉर कीव एंड मॉस्को। दोनों की कैपिटल सिटीज का नाम यहाँ पे रखा गया है, रशिया का और यूक्रेन का। एंड देयर लार्जर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑन हाउ फार दे वुड गो विद दिस वॉर, विद द वॉर। कहने का मतलब है कि दोनों जो गवर्नमेंट्स है वो इस चीज को लेके कितना आगे बढ़ेंगे। क्या यूक्रेन जो अपने पार्ट खो चुका है उसको खोने के बाद जो अभी बाउंड्रीज है उसके ऊपर सेटलमेंट रखने के लिए एग्री होता है, या फिर यूक्रेन अपना एक इंच लेने के लिए वापस ट्राई करेगा। क्या रशिया पूरे यूक्रेन को कैप्चर करने के लिए आगे की स्ट्रेटजी बना रहा है, या फिर क्या रशिया चाह रहा है कि क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क वाला एरिया है वो कैप्चर किया जाए, और आगे आने वाले दशकों में फिर धीरे धीरे जैसा हमने देखा कि पार्शियल जो मोबिलाइजेशन है वो किया जाएगा, एक साथ इंटेंस मोबिलाइजेशन ना किया जाए। तो ये तो जो टाइम है वो बताएगा आगे आने वाले एरिया में। और इसके बाद जो एडवांस न्यूज़ है वो ये है कि रशिया ने यहाँ से अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर लिए हैं, और जो नाइपर रिवर है उसके ईस्टर्न बैंक में सारे जो ट्रूप्स है अपने रशिया ने विड्रॉ कर लिए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 20 से 30 हज़ार तक जो ट्रूप्स है वो मूव करेंगे अक्रॉस द रिवर्स, और यहाँ तक जो इसके ईस्टर्न पार्ट्स में वो सारे शिफ्ट करेंगे। यूएस जनरल द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस तरीके से खारसोन का जो सिटी है उसको गवर्न करने की अब जिम्मेदारी वापस आ गई है यूक्रेन के पास, या फिर कहें तो एक तो ये विन विन सिचुएशन यूक्रेन के पास ज़रूर है। अब आगे देखना रहेगा कि किस तरीके से रशिया अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अनफोल्ड करता है, या रशिया इस विंटर सीजन में अपना जो मिलिट्री एडवांसमेंट है वो स्लो रखता है। हो सकता है कि वो वेदर को चेंज होने का टाइम वेट कर रहा हो। सो ये तो दिस विल ऑल अनडिस्कवर इन दी फ्यूचर कपल ऑफ मंथ्स। सो अभी हम अपने इस सेशन को एंड करेंगे। इस तरीके के तमाम इंटरनेशनल अफेयर्स आगे वाले सेशंस में आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, और पूरी सिचुएशंस को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या सिचुएशन थी, अभी क्या, और आगे क्या होने वाली है, ये समझ के चलेंगे तो हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज है वो धीरे धीरे करके क्लियर होते जाएंगे इस सीरीज में। आप सबका थैंक यू। और कुछ और डाउट्स है, कुछ आपको और पूछना है इस रिलेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। वी विल श्योरली एंटरटेन दैट। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।